हेलो एंड वेलकम सेंट जोसेफ। मैं मयंक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल द एक्सीलेंट मेंटर्स पे। तो उम्मीद है आपने सेंट जोसेफ क्लास 9th का केमिस्ट्री का पेपर पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक है, उसको ज़रूर देखें और उसके बाद फिर इस पार्ट पे आएं, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बचा हुआ आधा पेपर लाइक सेक्शन बी। सेक्शन ए फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीटली आपसे एक्सप्लेन कर लिया था और उसका सोल्यूशन आपको हमने दे दिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, और पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन 2 की बात करेंगे। सेक्शन 2 आपका 40 मार्क्स का है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एन एसिड रेन। पहला क्वेश्चन है बेटा, एसिड रेन क्या होती है। तो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिलीज्ड इनटू द एयर। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एटमॉस्फेयर में निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ और नाइट्रोजन रिलीज होते हैं एयर में, और ये सब्सटेंस राइज करते हैं ऊपर बादलों में। जो वाटर वेपर होता है उसके साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करते हैं, और वो एसिड बारिश के साथ नीचे आता है, जिसे हम लोग एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कॉमन सी चीज है, बात समझ ही गए होंगे। उसके बाद कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द एसिड फॉर्म ड्यूरिंग एसिड रेन। तो भैया जो SO3 गैस होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिल करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये क्या करता है, ये जा करके OH मॉलिक्यूल के साथ मिल करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो दो टाइप के एसिड फॉर्म होते हैं हमारे, कहां पर, बादल में। एक एसिड और फॉर्म होता है जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, वो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ऊपर जाते हैं तो वाटर के साथ मिलकर के H2CO3, कौन सा एसिड, H2CO3, जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, इसको क्या बोलते हैं भैया, कार्बोनिक एसिड। ये कैसे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, राइट 2 इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। भैया 2 इफेक्ट लिखने हैं। तो पहला इफेक्ट है जो आपकी हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग मतलब लाइक ताजमहल, हेरिटेज बिल्डिंग लाइक ताजमहल, उसका जो सुंदरता है, ब्यूटीफुलनेस है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रही है। यानी उसका जो व्हाइट मार्बल है एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, येलो हो जा रहा है। एक तो ये हो रहा है। दूसरा, एसिड रेन हमारे ऊपर जब पड़ता है तो हमारे बॉडी पे एक खास इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमें तमाम टाइप की डिजीज हो जाती हैं। तीसरा इफेक्ट है, एसिड रेन जब होता है तो फार्मर्स के जो लैंड एरिया है जहां पर वो खेती करते हैं, फील्ड होता है, वहां की मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जिसमें जो फसल उगाई जाती है वो ठीक से उग नहीं पाती, यानी जो हमारा क्रॉप्स होते हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। तो ये 2-3 रीजन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। ये सब तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पे आंसर देने वाले क्वेश्चंस हैं। राइट द केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है KClO2 और दूसरा है CaHSO3। KClO2 क्या है, इसको कहते हैं बेटा पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोराइड। हाइपो तो तब लगता है जब एक हो, पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि यहां पर O2 है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम बाई सल्फेट। क्या बोलेंगे भैया, कैल्शियम बाई सल्फेट।
देखो यहाँ H है ना, जब देखो एक H है सल्फेट के साथ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बाई लग जाएगा, या फिर इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं लाइक कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ता है टेम्परेचर का, तो आपने एक वो देखा होगा, ग्राफ बना होगा, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे और उसका सॉल्युबिलिटी का एक कर्व बना होता है। तो उसमें अगर आप KNO3 का सॉल्युबिलिटी कर्व देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है। क्या करती भैया, इंक्रीज करती है। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो आप सीधा आंसर दे देंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ CaSO4 डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज करोगे टेम्परेचर में तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाई ऑल द टेम्परेचर इन द एब्सोल्यूट स्केल आर द पॉजिटिव फिगर। हमेशा केल्विन स्केल पर पॉजिटिव फिगर में ही टेम्परेचर क्यों होता है, यानी निगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल क्यों नहीं है केल्विन स्केल पे। तो केल्विन स्केल एक ऐसी स्केल मानी गई है जिसमें अगर 0 केल्विन किसी चीज का टेम्परेचर हो गया तो उसके एटम या मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी, और किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए टेम्परेचर को भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो केल्विन स्केल पे जो मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है दैट वाज 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो केल्विन स्केल पे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे हम मान लेते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 0, मतलब 0 से कम तो एनर्जी हो नहीं सकती, इस वजह से इससे कम टेम्परेचर हो नहीं सकता, इसीलिए इसको कभी निगेटिव में नहीं रखते हैं। आगे बात करते हैं, वाटर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है, ये कैपेबल होता है डिसॉल्विंग मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड, यानी दूसरे लिक्विड की अपेक्षा ये ज्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, यानी ज्यादा चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को यानी पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी सब्सटेंस के मुकाबले ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अंदर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, घोल सकता है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर डिसॉल्व इन वाटर। पानी के अंदर जो एयर डिसॉल्व्ड हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या फायदे हैं उनके। तो पहली फायदा तो भैया ये है, पानी के अंदर जो वाटर डिसॉल्व है उससे एक्वेटिक लाइफ जिंदा है। एक्वेटिक लाइफ मतलब लाइक फिश या फिर अदर जो जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो भैया जो वाटर में हवा डिसॉल्व है उसकी वजह से ये जो मछलियां हैं, बाकी लोग हैं, ये सांस ले पाते हैं, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहाँ से पाएंगे, पानी से ही पाते हैं। दूसरा, जो प्लांट्स हैं समुद्र के अंदर वो क्या करते हैं, उनको चाहिए क्या, CO2, तो उनको CO2 कहाँ से मिलेगा, वाटर से ही मिलेगा, क्योंकि वाटर में एयर आपका क्या है, डिसॉल्व्ड है। तो भाई ये फायदे हैं क्या, जब वाटर में एयर डिसॉल्व हो जाता है तो उसके ये कुछ 2 फायदे हैं, लाइक एक्वेटिक लाइफ को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर है इतनी बात, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है भैया Na2CO3, ठीक है, इसमें आपको सोडियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, तो 2 × 23 कर लेंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है बेटा 12, प्लस 3 × 16 कर लेंगे, ये हो गया ऑक्सीजन का,
ये आ गया 46, ये आ गया 12 और ये आ गया 48। अब इसको पूरा जोड़ देंगे, पूरा जोड़ने पर ये आ गया 106। कितना आ गया भैया? 106। 8 6 14 2 16 और पूरा जोड़ दिया 106। तो 106 इसका क्या आ गया? टोटल एटॉमिक मास। अब सोडियम के लिए देखेंगे, सोडियम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम। तो भैया सोडियम का अगर देखा जाए तो सोडियम का मास कितना है? 46। तो आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, 46 अपॉन 106 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो इसको कट किया जाए तो ये 23 हो जाएगा, इसको कट किया जाए तो ये 53 हो जाएगा। 23 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2300 अपॉन 53। अब 53 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा कितनी बार? 4 बार। ठीक है, 53 से इसको डिवाइड किया जाए तो 4 बार जाएगा, यानी 212। 212 में बचा 18, 180। 180 में ये 3 बार जाएगा, तो लगभग 43 पॉइंट समथिंग आएगा इसका परसेंटेज। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े इजीली। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन अगर मैं बात करूं किसकी? कार्बन की, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो ये हो जाएगा 12/106 इंटू 100। उसके बाद यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 53, ये आ जाएगा आपका 6। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 600 अपॉन 53। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो सिंपली ये जाएगा कितनी बार भैया? 3 बार। ठीक है, 3 नहीं सॉरी 12 बार, 12 बार जाएगा और 12 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज परसेंटेज हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद अगर परसेंटेज कंपोजिशन पूछता है किसका? परसेंटेज कंपोजिशन पूछता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो जाएगा आपका 48 अपॉन 106 इंटू 100। फिर से इसको कट करेंगे, 53 आएगा, ये हो जाएगा 24। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400/53। इसको भी अगर आप देखोगे डिवाइड करोगे तो अबाउट ये जाएगा 4 बार। उसके बाद यहाँ पर बचा 18 10 28 280, फिर जाएगा ये कम से कम 5 बार, तो 45 पॉइंट समथिंग हो जाएगा परसेंटेज इसका कॉम्बिनेशन यानी ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस तीनों का परसेंटेज कॉम्बिनेशन निकाल लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर लिखा है द प्रेशर ऑफ अ गैस एज STP इज डबल्ड एंड द टेम्परेचर इज रेज टू 546 केल्विन, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो कह रहा है कि जो प्रेशर है गैस का STP पे उसको डबल कर दिया गया एंड द टेम्परेचर इज रेज टू 546 केल्विन, और टेम्परेचर को 546 केल्विन तक रेज किया गया। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, यानी पहले का वॉल्यूम और बाद के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आएगा। तो हम ले लेते हैं लेट द इनिशियल प्रेशर, अब STP है तो भैया 1 atm होगा, वॉल्यूम हमने ले लिया V, ठीक है, और टेम्परेचर आप जानते हैं कितना होता है 273 केल्विन, ये हमने ले लिया STP। अब आपको पता है अच्छे से PV/T इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब हमने क्या किया? कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया। कंडीशन को चेंज करके हमने क्या किया? द प्रेशर इज डबल्ड, द प्रेशर ऑफ गैस एट STP इज डबल्ड एंड द टेम्परेचर इज रेज टू 546 केल्विन। अब सेम प्रेशर पे, मतलब कि सेम STP पर ही हमने प्रेशर को क्या किया? डबल कर दिया, यानी 2P कर दिया, लाइक 2 atm, और टेम्परेचर को हमने कर दिया 546 केल्विन। अब पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा, तो भैया
P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। आप इस गैस इक्वेशन को अच्छे से जानते होंगे। तो P1V1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा भैया, 1 इंटू V अपॉन 273 इज इक्वल्स टू 2 इंटू V डैश अपॉन 546। ये हो गया। अब 273 से अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो V डैश क्या होगा, V के बराबर ही होगा। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर भी वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपका व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल ही होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कह रहा है राइट द एग्जाम्पल्स केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला पूछ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा एक एसिड को और एक बेस को आप मिला दीजिए। तो एक एसिड और एक बेस जब मिलता है तो क्या बनता है, ये H जा करके OH के साथ मिल जाएगा, बना लेगा H2O, और ये क्लोरीन जा करके सोडियम के साथ मिल जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एसिड और एक बेस मिल करके एक सॉल्ट बना देता है। जो आप खाने में खाते हो नमक, वो यही है NaCl, और वाटर बना देता है यानी पानी बना देता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा कह रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी एक ऑब्जेक्ट, एक सब्सटेंस ब्रेक होकर के दो सब्सटेंस में बढ़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है H2O। इसको आप ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, H2 प्लस O2 में। अब इसको आप बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर ये एक टाइप का क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरा कह रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हो गया कि आप ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आपको देनी पड़े। तो हीट आपको देने के लिए देनी पड़े ऐसे बहुत से रिएक्शन है, लाइक Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये ऊपर वाला भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब ये सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसको कंप्लीट कराने के लिए आपको बाहर से हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो अभी मैंने आपको दिखाया Mg प्लस O2 दैट इज MgO। इसको बैलेंस कर लेंगे फिलहाल, यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए। ये क्या है, एंडोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये कैसा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो भाई आप क्या करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को H2O में डाल देते हो, ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर आप देखे होंगे पेंट कराने के लिए चूना ले आया जाता है और उसको पानी में डाल दिया जाता है, वो पानी उबलने लगता है। उबलने लगता है मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी अपने आप रिलीज होती है। तो वो जो चूना होता है उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और H2O यानी इसको वाटर में डालते हैं, और डालने के बाद क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, और ढेर सारी हीट एनर्जी अपने आप निकलती है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंशिएट हो गया। ये 2 डिफरेंस आप लिख देंगे, 2 नंबर के लिए इतना काफी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल टेस्ट कैसे चेक करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है। तो बेटा एसिडिफाइड आप क्या लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे। क्या लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे एसिडिफाइड टाइप का। एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे, उसमें आप CO2 गैस डालेंगे। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है या पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जितना आप डालेंगे, हल्का सा डालेंगे तो पिंक आएगा, ज़्यादा डालेंगे तो पर्पल कलर आएगा।
अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें डाला तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जब इसके अंदर डालोगे, ये गैस इसके अंदर डालोगे, तो ये क्या कर लेगा, बिकम्स कलरलेस, मतलब इसका पूरा का पूरा जो कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और ये पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये केमिकल टेस्ट इस तरीके से हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ भैया ये CO2 गैस है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर। ओजोन का क्या फंक्शन है, ओजोन का क्या फंक्शन है, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में होता है O3 के नाम से इसको जानते हैं। O3 यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ करके ओजोन लेयर फॉर्म करते हैं, और ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। किससे बचाता है भैया, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि सूरज से आती हैं। अगर ये रेज हमारे अर्थ तक पहुंच जाएंगी तो हमें कैंसर नामक बीमारी हो जाती है, जिसको स्किन कैंसर कहते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस अर्थ का, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, यानी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो O3 जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर, वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, रोक देता है, और रोकने के बाद उससे हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। गिव अ केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर। केमिकल इक्वेशन कैसे होता है भैया, O2 दो O2 मिलते हैं, बनाते हैं O3 प्लस O2, ये बना लेते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे आप लगा दीजिए क्या, 2, और यहाँ पर 3 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ 3 लगा दीजिए, हो गया। यही इक्वेशन है किसका, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन का। यानी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल करके 2 ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यही फॉर्मेशन प्रोसेस है किसका, ओजोन लेयर का। अगला क्वेश्चन है बेटा, स्टेट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is inversely proportional to वॉल्यूम। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है दूसरा बी, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो यही है भैया, P प्रोपोर्शनल टू V, उसके बाद PV प्रोपोर्शनल टू 1, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अ गैस ऑक्यूपाइज 600 सेंटीमीटर, सी क्वेश्चन है, एक गैस है वो क्या कर रही है, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रही है अंडर अ प्रेशर ऑफ 700 मिलीमीटर Hg। यानी वॉल्यूम दिया हुआ है V1 और P1 दिया हुआ है। फाइंड द अंडर व्हाट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल रिड्यूस बाई 20%। यानी वॉल्यूम जो है वो 20% अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के हो जाए किस प्रेशर पे। तो बात करते हैं, अभी क्या है, इसका इनिशियल वॉल्यूम 600 है और प्रेशर 700 है। इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1 है आपका 600 सेंटीमीटर क्यूब और P1 है आपका 700 मिलीमीटर ऑफ Hg, लाइक ATM के इक्वल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% रिड्यूस होने का मतलब पहले तो हम V1 का 20% निकाल लें, तो 20/100 कर देंगे, दैट इज ये हो गया और ये हो गया 5 और ये हो गया 600/5, दैट इज कितना हो जाएगा भैया, 120, यानी 120 बिकम्स 20% है या 20% रिड्यूस है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रिड्यूस्ड बाई 20%, रिड्यूस्ड बाई 20% का मतलब हो गया कि 20% कम होना चाहिए, यानी 80% बचा रहे। तो 600 से कितना हो जाए भैया, 600 से 480 हो जाए, यानी V2 हमें मिल गया, दैट इज 480 और हमें P2 चाहिए। तो अभी तो मैंने आपको इक्वेशन बताया, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2।
तो P2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, P1 V1 अपॉन V2। तो P1 हमारा है कितना 700, V1 हमारा कितना है 600 और V2 हमारा है 480। और इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा क्या आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 350 और यहाँ पे आ जाएगा 175 इंटू 5। तो आ जाएगा आपका फाइनली 175 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35, 7 5 1 ज़ा 5 3 8, 875 मिलीमीटर ऑफ Hg इज योर आंसर। यही आपका क्या होगा भैया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगले क्वेश्चन है कुछ, देख लेते हैं। नहीं, 3 ही क्वेश्चन थे, आगे बात करते हैं। ठीक, अब कह रहा है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड O2 इन वाटर। अब भैया CO2 इसलिए CO2 सॉल्युबल होने का जो फायदा है वो है एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, वाटर में अगर CO2 डिजॉल्व होगा तो जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा वगैरह समुद्र के अंदर, तो उनको ब्रीदिंग करने यानी उनको ब्रीदिंग करने में हेल्प होती है। और O2 क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल के लिए होती है। तो सिंपल सी बात है, CO2 हमको मदद करता है, किसको, प्लांट्स को मदद करता है सांस लेने के लिए, और O2 किस में मदद करता है, O2 एक्वेटिक एनिमल को मदद करता है सांस लेने के लिए। आगे बात करते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। अब CO2 में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना, तो CO2 का पहले तो ये निकाल लो 12 प्लस 2 इंटू 16, इसका एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 16, तो हो जाएगा 12 प्लस 32 दैट इज 44, 44 हो गया टोटल मास। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दैट इज 32 अपॉन 44 इंटू 100। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आ जाएगा 22, ये आ गया 50, फिर आप सॉल्व किए, ये आ गया 11, ये आ गया 25, और उसके बाद 11 से इसको काटा, ये आ गया 2.2। आगे भी आएगा बट उससे कोई इतना खास इफेक्ट नहीं है। 32 इंटू 2.2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, यहाँ भी 4 और 6, ये आ गया 4 0, ये आ गया 7 और यहाँ पे पॉइंट लग गया, दैट इज 70.4% इसका क्या है, कंपोजिशन है ऑक्सीजन का। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपली इनको सॉल्व देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 0.4 लीटर्स ऑफ इट एट 250 केल्विन व्हेन इट इज हीटेड टू 27 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर। यहां पर बात की जा रही है, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पे चार्ल्स का लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और चार्ल्स का लॉ ये कहता है दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब यहां पर V1 कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम वेसल, मतलब कि इस वेसल से कितना वॉल्यूम एक्सपेल्ड कर दे रहा है। अगर 0.4 लीटर ऑफ इट है, मतलब 0.4 लीटर टोटल वॉल्यूम है, अगर उसको मैं 250 केल्विन से उसका टेम्परेचर कितना करूं 27, तो देखो ये T1 है, ये T2 है, V1 पूछ रहा है और V2 दिया हुआ है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहां पर V1 रख लोगे, T1 की जगह आप 250 कर लोगे, V2 की जगह आप 0.4 लीटर कर लिया, या लीटर मत लिखिए, और T2 की जगह 300 केल्विन, क्योंकि यहाँ 27 है बेटा, तो केल्विन में लेना होता है टेम्परेचर। तो 27 में क्या करोगे, 273 ऐड करोगे। अब यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, और 5 से 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा दिस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2/6 दैट इज 1/3 लीटर। अब 1/3 लीटर का मतलब ये हो गया कि
1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है बेटा, तो 1/3 इंटू 1000 सेंटीमीटर। अब इसको कट किया, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, 3.33 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। तो यानी आपका जो V1 होगा दैट इज 333.33 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, यानी यही एक्सपेल्ड होगा जब उसको हम 300 केल्विन तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? गिवन 2 मेथड्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और 2 मेथड बताइए कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग तो आपको अच्छे से पता है कि सन से जो रेज आती हैं, हीट एनर्जी आती है, लाइट आती है, वो अर्थ के सरफेस पे पड़ती है और अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब शाम होती है यानी सूरज ढल जाता है, यानी जब सनसेट हो जाता है, तो ये सारी हीट एनर्जी, सारी की सारी हीट एनर्जी वापस अर्थ से निकल करके एटमॉस्फेयर में यानी यूनिवर्स में वापस जाने लगती हैं। यूनिवर्स में वापस जाते समय हमारे यूनिवर्स में या हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाटर वेपर, जो इसको क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। जो क्या करती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं इस हीट एनर्जी को, और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिन ब दिन हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जितनी एनर्जी सन से अर्थ पे आती है उतनी एनर्जी वापस जा नहीं पाती। इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग तो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे। गिव 2 मेथड्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। 2 मेथड बताइए जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। तो पहली बात तो भैया देखो, ग्लोबल वार्मिंग कम करना है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोल्यूशन कम करना होगा। ठीक है, पोल्यूशन को रिड्यूस कीजिए। ऐसी चीजों को मत जलाइए जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रहा है, लाइक कोल। कोल का जो है यूज कम कीजिए, ठीक है, यूज को डिक्रीज कीजिए, कोल के यूज का डिक्रीमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद वाटर वेपर जैसे जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वाटर वेपर के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस टाइप की चीजें, जैसे एसी वगैरह हम लोग चलाते हैं, तो एसी वगैरह चलाते हैं तो एसी क्या करता है, हमारे कमरे के अंदर का टेम्परेचर को कम करने के लिए बाहर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। अब वो हीट एनर्जी भी क्या हो रही है, वो भी इन गैसेस के द्वारा ट्रैप की जा रही है। तो मिनिमम यूज ऑफ फ्रीजर्स, बहुत कम यूज कीजिए, किसका, फ्रीजर्स का, फ्रीजर्स एंड एसी, ठीक है, एयर कंडीशन, इन सब का यूज बहुत कम करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्टेट चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा, चार्ल्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to temperature, means that V is directly proportional to T। इसके बाद आप लिख सकते हैं V upon T is equals to constant। दिस इज द चार्ल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं चार्ल्स लॉ। समझ में आ रहा होगा, आगे बात करते हैं। नेम द फॉलोइंग, अ गैस विद अ रोटन एग स्मेल। भैया रोटन एग स्मेल वाली गैस होती है H2S। जहां कहीं हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस निकलती है, सड़े अंडे की तरह स्मेल आती है, यानी रोटन एग स्मेल के साथ ये गैस निकलती है। अ ब्राउन गैस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये किस कलर की होती है, ये ब्राउन कलर की होती है, टॉक्सिक होती है।
हल्की फुल्की जहरीली भी होती है, ज़्यादा देर तक आप इस गैस के साथ रह नहीं सकते, ठीक है। गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। लेक्स एंड रिवर्स डू नॉट सडनली फ्रीजेज इन विंटर। लेक्स और रिवर जो है वो सडनली फ्रीज नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? तो भाई सडनली फ्रीज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लेक्स के ऊपर जो लेक्स का ऊपर का जो लेयर होता है और नीचे जो पानी होता है, दोनों के बीच में एक लेयर बन जाती है बर्फ की, और वो जो आइस की लेयर होती है वो हीट को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने से रोक देती है, जिसकी वजह से जो अंदर का पानी होता है बर्फ के लेक के ऊपर एक बर्फ की क्या बन जाती है, परत बन जाती है, और नीचे जो पानी है उसके पास जितना हीट है वो हीट एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता। यानी जो बर्फ होती है वो एक टाइप से किसका काम करने लगती है, वो एक टाइप से आपका एज अ इंसुलेटर वर्क करने लगती है हीट का, जिसकी वजह से आपका जो रिवर है या लेक्स है वो सडनली फ्रीज नहीं हो पाता है विंटर में। दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो लेक्स होती हैं उसमें तमाम टाइप की इम्प्यूरिटीज मिक्स होती है, और जब इम्प्यूरिटीज मिक्स हो जाती हैं किसी चीज में तो वो देर में फ्रीज होती है। जैसे अभी आप वाटर लीजिए, आपके घरों में ट्रे रखा होगा, फ्रीजर्स होंगे, जस्ट प्रैक्टिकल करके देखना मेरे कहने पे। दो ट्रे लेना, एक ट्रे में आप नॉर्मल वाटर भर देना और एक ट्रे में नमक घोल करके पानी को डालना। दोनों ट्रेस को डालना किसमें? फ्रीजर्स में। आप देखोगे 1-2 घंटे 3 घंटे बाद जिसमें आपने नॉर्मल वाटर रखा था वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन नमक वाला पानी फ्रीज नहीं होगा। तो इससे एक चीज ये पता चलता है कि अगर इम्प्यूरिटीज मिक्स होंगी वाटर में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आप और डाउन कर सकते हो, इसीलिए लेक्स और रिवर्स जल्दी फ्रीज नहीं होते। तो दोनों कारण हैं, दो में से जो रीजन आपको पसंद आए वो रख सकते हैं। यूज ऑफ रबिंग द एरिया अफेक्टेड विद स्टिंग ऑफ बी विद बेकिंग सोडा। भाई जहां पर आपको मधुमक्खी काटी हुई है उस जगह पे आप क्या करते हो? बेकिंग सोडा से रब करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो बी होती है, जो मधुमक्खी होती है, उसके डंक में यानी उसके स्टिंग में होता है एसिड, और एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें चाहिए होता है बेस। तो हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उसके एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि बेकिंग सोडा एक टाइप का बेस जनरेट करता है, और ये जो बेस है वो एसिड के साथ मिल करके क्या कर देता है? रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी जो बी का इफेक्ट है, एसिडिक इफेक्ट है, उसको खत्म कर देता है। समझ में आई बात? इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस वाइल स्टेंटिंग इट्स वॉल्यूम। कह रहा है कि क्यों नेसेसरी है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम को रिलेट करना। मतलब अगर आप बॉयल का नियम देखोगे तो वो भी वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन दे रहा है, अगर आप चार्ल्स लॉ को देखोगे तो वो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन दे रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों जरूरी है कि हर रिलेशन में वॉल्यूम जरूर आ रहा है? तो भैया जरूरी इस बात ये है कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे प्रेशर बढ़ाएं, दोनों का रिलेशन वॉल्यूम के साथ है, वॉल्यूम चेंजेस। तो भैया जब प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बदलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन में वॉल्यूम तो होगा ही। तो इतनी सी बात कह रहा है कि भैया हमेशा क्यों। आगे बढ़ते हैं। अगला है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन। तो फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो यहां पर लिखा मैंने अमोनिया, यहां पर लिखा मैंने ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखा मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, और यहाँ पे लिखा मैंने H2O। अब देखो इसको इक्वेशन में बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? यहाँ एक नाइट्रोजन है, यहाँ एक नाइट्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन डिसबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 यहाँ 3 लगाऊं, अब ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो जाएगा।
नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए चलो लगाया तो 5 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है 2, अब यहाँ 1 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा तो 4, 3 लगाऊंगा तो 6, यानी एक ना एक चीज डिसबैलेंस ही होती रहेगी, चाहे आप कुछ भी नंबर ट्राई कर लीजिए। ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है, ज़रा देखिए कैसे करते हैं। NH3 प्लस O2 इज इक्वल्स टू NO प्लस H2O, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या मान लिया, A मान लिया, यहाँ पर B मान लिया, यहाँ पर C मान लिया, यहाँ पर D मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। अब यहाँ पर अगर मैं देखो, अगर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ 2 होता तो नाइट्रोजन कितना होता 2, यहाँ पर C जो भी होता तो उतना ही नाइट्रोजन यहाँ पर होता। क्लियर है, ये कोफिशिएंट मैंने मान लिया। तो हमको एक इक्वेशन मिली A बराबर C, मतलब नाइट्रोजन अगर बैलेंस है तो नाइट्रोजन के लिए देखेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगी A इज इक्वल्स टू C। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखूंगा तो 3A इज इक्वल्स टू 2D, 3A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2D। उसके बाद फिर B, ऑक्सीजन देखो यहाँ B है तो 2B इज इक्वल्स टू C प्लस D। भाई यहाँ C ऑक्सीजन, यहाँ D ऑक्सीजन, ये 3 इक्वेशन आपको मिले, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मौसम खराब चल रहा है आजकल, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू C। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपली हमें एक नंबर प्रिडिक्ट करना है जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी हमें ABCD सब के नंबर एक फुल नंबर के यानी होल नंबर के फॉर्म में मिल जाए। तो अगर मैं A को 4 लेता हूँ, देखिए अगर मैं A को 4 लेता हूँ तो C भी क्या आ जाएगा 4। क्लियर है, यहाँ 4 रखोगे 4 3 जा 12 और 2 इधर जाएगा, दैट इज D इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6। और यहाँ पर C की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 6, 10 और B तो 2B, तो B आ जाएगा 2B इज इक्वल्स टू 10, तो B इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। अब सिंपली ABCD की जगह आप नंबर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4NH3 प्लस 5O2 प्लस इज इक्वल्स टू 4NO प्लस 6H2O। हो गया बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया भाई साहब, ठीक है, समझ में आई बात। अगला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ एक सोडियम, वहाँ 2 सोडियम, लगाओ भैया 2, ठीक है, 2 लग गया। यहाँ एक H2, यहाँ एक H, 4H, सल्फर एक है वहाँ पर भी, सल्फर है एक यहाँ पर भी, उसके बाद 4 है तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2। तो हाइड्रोजन 4 था तो मैंने वहाँ 2 लगा दिया। सल्फर बैलेंस्ड ही है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन उधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 इधर ऑक्सीजन इधर है, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। बस यही आंसर होगा आपका, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये आसान था सेकंड वाला, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप यूज़ कर सकते थे। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो कोई, लेकिन ऊपर वाला भैया हिट एंड ट्रायल से करने जाओगे सुबह से शाम हो जाएगी, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, कंफर्म नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है, नेक्स्ट है, अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्युपाइज 30 सेंटीमीटर क्यूब एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 740 मिलीमीटर प्रेशर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट STP। तो कह रहा है भाई कि एक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका V1 है 30 सेंटीमीटर क्यूब, P1 है 740 मिलीमीटर ऑफ Hg और T1 है 15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 15 + 273, दैट इज हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है, यही तो होगा।
सॉरी 288 होगा, 288 केल्विन, ये टेम्परेचर हो गया। अब कह रहा है इसका वॉल्यूम एसटीपी पे फाइंड करो, तो भैया वॉल्यूम हमको V2 नहीं पता, हाँ एसटीपी पर प्रेशर हमको पता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। बस काम खत्म। हम रख लेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो P1 रखेंगे दैट इज 740 इंटू 30 अपॉन 288 इज इक्वल्स टू 1 इंटू V2 चाहिए ही मुझे, और यहाँ पर हो गया 273। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट इज 740 इंटू 30 इंटू 273 अपॉन 288 इज इक्वल्स टू V2। इसी को सॉल्व करना है भाई साहब। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप कर सकते हो अपने मेथड से, बट हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेटर से अभी फटाक से सॉल्व करके सॉल्व कर देते हैं। आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप अगर कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो आपको समस्या होगी। 21043, ठीक है, कितना आ गया 21043.75 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा भैया आपका V2। एसटीपी पर इसका वॉल्यूम इतना रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। सोडियम बाईसल्फेट, तो NaHSO4 क्या होगा, NaHSO4। जहां बाई लग जाए वहां मान के चलिए कि एक हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो 3+ होता है उसको नाइट्राइड कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा Mg3N2। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड का होता है NaClO। जहां हाइपो लग जाए वहां मान के चलो एक ऑक्सीजन लास्ट में आ जाएगा, तो NaClO, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इन तीनों का फॉर्मूला क्या है, NaHSO4 Mg3N2 NaClO। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गैस इक्वेशन। तो भैया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। यही तो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गैस इक्वेशन। 1 लीटर ऑफ गैस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड टिल बोथ वॉल्यूम एंड प्रेशर आर ट्रिपल्ड। कह रहा है कि पहले तो क्या करेंगे, एक लीटर का 1 लीटर ऑफ गैस, वॉल्यूम दे दिया है, 1 लीटर का गैस है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 दे दिया है भैया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब P मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, P है। कह रहा है तब तक गर्म किया जब तक कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों तिगुना ना हो गए। तो नया टेम्परेचर देखिए, तो भैया V2 आपका हो जाएगा 3 लीटर, अगर 3 टाइम हुआ तो V2 कितना हो जाएगा 3 लीटर। T2 आपसे पूछ ही रहा है, और P2 हो गया 3P के बराबर। लगा लो गैस इक्वेशन, तो गैस इक्वेशन लगाओगे तो यार P1 V1 यानी P इंटू 1 अपॉन 10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदल लो 273। ठीक है, उसके बाद इधर 3 इंटू 3P अपॉन T2 चाहिए मुझे। या एक काम करते हैं, केल्विन में नहीं बदलते हैं, अभी इसको डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं, जब T2 आ जाएगा तो उसको भी डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लेंगे, क्या ही दिक्कत है। P से P कट गया, 3 3 जा 9, तो आपका आ गया, यहीं सॉल्व कर लेते हैं,
3 3 जा 9 इंटू 10 90, दैट इज T2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपली सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें समझना होता है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है और कैसे अप्रोच करेंगे। भाई देखो V1 तुम्हारा 1 लीटर पहले ही बोल दिया है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुम्हारा क्या था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुम्हारा टेम्परेचर था। अब कह रहा है इसको मैं हीट कर रहा हूं, प्रेशर नहीं दिया, P मान लो यार, क्योंकि आगे तो रिलेशन दिया है ना ट्रिपल। अगर यहाँ 1 लीटर वॉल्यूम भी ना देता तो भी मैं V मान लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर V मान लेते, यहाँ 3V हो जाता, V से VO कट जाता, कोई दिक्कत थोड़ी थी। 1 लीटर नहीं भी दिया होता तो भी ये क्वेश्चन लग जाता। उसके बाद अब प्रेशर ट्रिपल्ड हो गया, तो प्रेशर ट्रिपल हो गया तो भैया वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगा, प्रेशर 3P के बराबर हो जाएगा। T2 पूछ रहा है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2 वाला फॉर्मूला लगा के आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, काम खत्म। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर? पानी में जो सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं उनका क्या यूज है? भैया पानी में जो सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, पहली बात तो उसकी वजह से पानी में टेस्ट आता है। पहला उपयोगिता क्या है, वाटर में टेस्ट आता है, वरना टेस्टलेस वाटर होता है, उसको पीने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा उपयोग क्या है, नंबर 2, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 कारण बहुत है, तीसरे की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। लो, CH4, CO, वाटर वेपर। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी लिख लेना, 2 जो आपको अच्छा लगे। द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ मेटल M इज MCl। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ इट्स कार्बोनेट। तो भैया MCl है, देखिए MCl, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो M प्लस Cl माइनस हो जाएगा, यानी M की वैलेंसी 1 है। अब कार्बोनेट का बनाना है मुझे, तो कार्बोनेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, M प्लस CO3 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा M2CO3, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। नाइट्रेट में क्या होता है भैया, M प्लस NO2 माइनस होता है, तो एक प्लस एक माइनस क्रिस क्रॉस मेथड यूज करो, MnO2 बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड M प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा, MOH बन जाएगा। बस ये आपका सिंपली आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात? अगला क्या है, डिफाइन फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में हो। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में हो। लाइक आप बहुत अच्छा रिएक्शन जानते हैं, कौन सा, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है उसमें होता है CO2 और वाटर मिल करके क्या बनाते हैं, मिल करके बनाते हैं C6H12O6 प्लस O2, ग्लूकोज। और ये एक टाइप का क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए लाइट की जरूरत पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगला है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े। यहां इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, यहां लाइट की नीड होगी। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका अगर एक एग्जांपल देना है तो आप दे सकते हो, जैसे H2O का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो ये H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है, यहाँ बैलेंस कर लो 2H। ये आपका एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड पे होता है, एक एनोड पे होता है, एनोड और कैथोड पे, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सिंपली। एक को कहते हैं एनोड और एक को कहते हैं कैथोड। एक पे बनता है हाइड्रोजन और एक पे बनता है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आपका क्या होता है, फ्लो होता है, तो मतलब ये कंप्लीट होता है।
तो अगर ये रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो बस पेपर में शायद यहीं तक था, बाकी आपका पेपर ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद है आपको सारे सोल्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए होंगे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही हुआ है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए बताइएगा, उसके लिए दूसरी वीडियोस डाउट के लिए, चीज़ों के लिए, जो भी आपको डाउट्स हों, जैसे आपको किसी टॉपिक में डाउट है या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उसको क्या कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, आपके लिए वो वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।